अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। न्यू पाकिस्तान की एक नई सुबह में हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, जून का महीना है और पहले हमें लग रहा था भाई कि बड़ा अच्छा मौसम है, रमज़ान अच्छा गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है, ईद अच्छी गुजर गई, अल्लाह का शुक्र। हर दम अल्लाह ताला का शुक्र हमें अदा करते भी रहना चाहिए, उसने जितनी हमें नेमतें अता की हुई हैं। लेकिन भाई जैसे ही जून आता है तो जून अपनी जो गर्मी है वो जितने अरूज पर पहुंचती है वो पता चल जाता है कि भाई गर्मी आ चुकी है। और ऐसे में जो प्यास का एहसास है आपको पता है कि वो कितना ज़्यादा हो जाता है। आप स्पेशली अगर अपने गेट पर भी उतरे हैं, घर के अंदर जाना या दफ्तर के अंदर जाना, वो जो 1 मिनट होता है वही आपको जो गर्मी का एहसास बता देता है। तो सोचें वो सारे लोग जो कि गर्मी में जैसे कि फल फरोश हो गए, जो सब्ज़ी फरोश हो गए, या जो गार्ड्स हो गए, या जो ट्रैफिक वार्डन्स हो गए, वो कितनी गर्मी में जनाब काम करते हैं। तो एक दूसरे का हमें एहसास भी रखना चाहिए। अब पानी जो है वो ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट हमें करते रहना चाहिए। अपनी गाड़ी में मैं कहती हूँ कि आप पानी की कुछ अगर बॉटल्स रखें तो बड़ा ज़बरदस्त है। और जो मेरी प्यास अगर कोई चीज़ या कोई ड्रिंक बुझाता है, या मेरी प्यास की शिद्दत को अगर कोई ड्रिंक ख़त्म करता है, तो जनाब वो फ्रूटेन का ये मैंगो जूस है जो इस वक्त मेरे हाथ में है। और गर्मी की शिद्दत के साथ साथ जहाँ पे ठंडा पानी पीने को दिल कर रहा होता है, वहाँ पे जो मुझे फ़ील होता है कि थोड़ा सा मीठा शरबत या मीठा जूस ठंडा हो तो ही जाके सुकून मिलता है। और फ्रूटेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और फ्रूटीन का कोई एक फ्लेवर नहीं है, इसमें आपको सारे फ्लेवर्स मिलेंगे। चूँकि मैंगो मेरा फेवरेट है इसलिए आई हैव मैंगो इन माई हैंड्स। इसके अलावा जो आपका फेवरेट फ्लेवर है, रेड ग्रेप हो गया, एप्पल हो गया, पीच हो गया, गुआवा हो गया, ऑरेंज जूस जनाब किसको पसंद नहीं है। हर घर में फ्रूट चाट बनती है, जूसेस बनते हैं, गेस्ट आते हैं, तो ऑरेंज जूस एक ऐसा जूस है जो हर जगह इस्तेमाल हो जाता है, लोग पसंद भी करते हैं, बच्चे बड़े शौक से पीते हैं। और आपको पता है कि जो ऑरेंज जूस है वो विटामिन सी से भरपूर है, और विटामिन सी आजकल की कितनी डिमांड है आपको पता है, आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ऐसे में जो फ्रूटीन का ऑरेंज जूस है दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा जो रेड ग्रेप का जूस है फ्रूटीन का, वो आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। एप्पल जूस भी आपके जो निज़ाम है या जो हाजमे का सिस्टम है, वो अगर आप खाने के कुछ देर के बाद अगर आप फ्रूटीन का जूस लें तो गर्मी के साथ साथ जो प्यास की जो शिद्दत है उसको भी कम करता है। हर तरह का आपको फ्लेवर मिल जाएगा। मैंगो का सीज़न है, सो आई लव मैंगो जूस। अच्छा जी जनाब, ये तो हो गई बात हमारी प्रोग्राम में कि हमें कैसे अपनी भी प्यास बुझानी है और उसके साथ साथ हमें दूसरों की प्यास भी बुझानी है, हमें उसका भी ख्याल रखना है। जनाब आगे बढ़ेंगे और कुछ चंद खबरें हैं जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अच्छा जी, एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। एज़ यूजुअल हर तरह की खबर होती है। वैक्सीनेशन से मुतालिक अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो ये है कि लाहौर समेत पंजाब भर में जो वैक्सीनेशन है वो ख़त्म हो चुकी है। आपको पता है कि न्यूज़ गर्दिश कर रही है, बहुत ज़्यादा लोगों का जनाब बहुत ज़्यादा जो है वो रश लगा हुआ है। लाहौर में भी जो एक्सपो सेंटर के बाहर है, आपको पता है कि हमारे जो बुज़ुर्ग वगैरह या जो बड़े लोग हैं, जो गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त एक एहतमाम जो एक्सपो सेंटर में किया हुआ है, बुज़ुर्गों के लिए, बड़ों के लिए वॉक इन सिस्टम है वहाँ पर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। वहाँ पर भी बहुत रश दिखाई दे रहा है उन लोगों का जिनको ये नहीं पता कि वैक्सीनेशन ख़त्म हो चुकी है। ये भी आपको बताएं कि ये सिलसिला 2 रोज़ से मुअत्तल है। इसी के ऊपर बात करेंगे जो हमारे DO न्यूज़ के जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं मियाँ नवीद साहब, उनसे बात करते हैं। मियाँ नवीद, क्या अपडेट है? रश लोगों का लगा हुआ है, लोग पहुँच रहे हैं, वैक्सीनेशन क्या ख़त्म हो गई है? जी बिल्कुल, चूंकि कल भी ये हमने खबर ब्रेक की थी और कल जो है महकमा सेहत का ये मौक़िफ़ था कि चूंकि नादरा का सिस्टम बैठ गया है जिसकी वजह से जो है वो आज जो है वो तख्तल का शिकार हुई है वैक्सीन। लेकिन बदकिस्मती से आज भी मैं लाहौर के जिला अस्पताल के सेंटर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आज बिल्कुल किसी किस्म की वैक्सीनेशन नहीं की जा रही क्योंकि स्टॉक मौजूद नहीं है। और कल भी सिर्फ उन लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी जिनकी 2nd डोज थी और सारा जो मलबा नादरा के ऊपर डाल दिया गया। रात भी जो है वो महकमा सेहत की जो वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनकी जानिब से जो है वो मौक़िफ़ दिया गया, शॉर्टेज नहीं है। लेकिन आज अभी मैं खुद बजाते खुद लाहौर के एक बड़े सेंटर जिला अस्पताल में मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर अमला मौजूद है, यहाँ पर बैठा हुआ है, स्टाफ मौजूद है, लेकिन लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वैक्सीन नहीं है। तो शॉर्टेज हुई है, कमी हुई है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये मैं बताता चलूँ कि जो सिनेमे बंद करने का ऐलान किया गया, उसके साथ जो स्टूडेंट्स को कहा गया कि आपको
कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं अंदर नहीं जाने दिया जाएगा बगैर सर्टिफिकेट के। आम पब्लिक को कहा गया आप लगवाएं, बिजनेसमैन को कहा गया कि जी आप नहीं लगवाएंगे तो आप अपनी शॉप नहीं खोल सकते। तो ये सारा एक सिस्टम था और एक बड़ी तादाद में जो है लोग निकल चुके थे। मियां नवीद, आपको पता है, हम तमाम लोगों को पता है कि एक बड़ी तादाद में लोग वैक्सीनेशन इस वक्त लगवा रहे हैं और उनका रुझान वैक्सीनेशन लगवाने की जानिब है। जब इतनी तादाद में लोग वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट को ये इल्म नहीं हुआ कि पहले से ही वैक्सीनेशन की खेप बरामद करके स्टॉक कर ली जाए, रख लिया जाए, ताकि लोगों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और जो वैक्सीनेशन लगवाने का सिलसिला है जतवात वो ना रुके? जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, लेकिन चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने गवर्नमेंट की जानिब से ये मुख्तलिफ ऐलानात तो कर दिए गए, फिर उसके बाद लोगों को अवेयरनेस भी दे दी। हमने लोगों को कहा कि आप लगवाएं और लगवानी चाहिए। बहुत सारे इसकी मिथ्स सोशल मीडिया के ऊपर डराया जा रहा था, लेकिन लोगों ने अब जो है वो इसकी अवेयरनेस के बाद जब सेंटर्स की तरफ जो है वो राग़िब हुए हैं तो यहाँ पर बदकिस्मती से कल से जो है वो स्टॉक नहीं है। और मेरे ज़राए ये कहते हैं कि कम से कम 3 दिन लगेंगे। लाहौर का जो सेंटर्स बंद किए गए, मैं नाम बता देता हूँ, सर गंगाराम अस्पताल है, मियाँ मीर अस्पताल है, प्रेस क्लब जो सहाफ़ियों के लिए बनाया था सेंटर वो बंद कर दिया गया है, UCH अस्पताल है, यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल जो बिल्कुल लिबर्टी गोल चक्कर के साथ है, वहाँ पर नहीं है। छोटे तमाम सेंटर्स पर नहीं है। जो कुछ स्टॉक था वो कल इस हवाले से एक्सपो को फराहम कर दिया गया था कि वहाँ पर अगर लोग आते हैं तो उनको वैक्सीनेशन कर दी जाए। यहाँ पर एक बड़ी तादाद अभी भी मेरे पास लोग मौजूद हैं, यहाँ पर खड़े हैं, वो वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन का अमल यहाँ पर रुक चुका है। यहाँ पर अस्पताल इंतज़ामिया का कोई कसूर नहीं है, ये हुकूमती लेवल के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन थी इसकी इस्लामाबाद से यहाँ पर कैसे पहुँचानी थी और ये सारे इंतज़ामात। और फिर मैं एक और बड़ी बात आपको बता दूँ, बदकिस्मती से महकमा सेहत और ब्यूरोक्रेसी में एक चपकलस चल रही है, लड़ाई चल रही है। अगर DC लाहौर सेंटर खोल देते हैं वैक्सीनेशन का तो उसको महकमा सेहत नहीं मानता। अगर कोई महकमा सेहत खोल देता तो DC उसके आगे जो हैंडल। अच्छा, मियां नवीद ये भी बताएगा क्या इन लोगों को बाकायदा इन्फॉर्म भी किया जा रहा है कि दोबारा अपना विजिट कब करें और वैक्सीनेशन लगाने का जो अमल है वो दोबारा कब बहाल होगा? अजी अभी तक कल से महकमा सेहत के हुकाम की जानब से सिर्फ एक बहाना बनाया जा रहा है कि जी नादरा का सिस्टम ठप हो गया है। आज कल भी मैं खुद एक सेंटर का मैंने विजिट किया, मैं वहाँ पर अपना ID कार्ड लेके गया। मैंने कहा जी मुझे वैक्सीनेशन करें, उन्होंने मुझे कहा जी आज नहीं, आज वापस चले जाएं, आप कल आएँ, क्योंकि आज नादरा का सिस्टम काम नहीं कर रहा। आज फिर यहाँ पर लोग आए हैं, आज फिर जो है वो वही बात ये क्लियर करना चाहिए महकमा सेहत को, एक प्रेस रिलीज जारी कर दें कि इतने दिनों बाद वैक्सीन आ जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों को जो असल बात बताएं ताकि वो इतनी शदीद गर्मी में सेंटर्स पर आते हैं और जब वहाँ पर वैक्सीन नहीं होगी तो उनका क्या ख्याल है। और बदकिस्मती से वज़ीर सेहत पंजाब ने कल इसको ऐसे पेश किया कि जी अफवाहें थी और लोग नहीं आए। लोग तो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वज़ीर सेहत पंजाब अभी भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब हुकूमत अभी भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। एक बड़ा स्टॉक होना चाहिए था, चूँकि बड़ी तादाद लोगों की निकली है, उस तनासब से उतना स्टॉक नहीं है, तो लोग फिर किधर जाएं? लोगों को बात भी असल नहीं बताई जा रही। हुकूमत कह रही है वैक्सीन मौजूद है, इधर लोग आते हैं वैक्सीन नहीं होती। हुकूमत कह रही है जी नादरा का सिस्टम ठप है, नादरा कह रहा है कि महकमा सेहत का वैक्सीन नहीं है। एक दूसरे के ऊपर मलबा जो है वो डाला जा रहा है। असल पब्लिक जो असल वाम है वो बेचारी इसमें जो है वो काफ़ी हद तक उसको मुश्किलात का सामना है। तौर पे आवाम इसमें पिछले और तशवीशनाक सूरत हाल भी है कि एकदम से वैक्सीनेशन लगाने का जो सिलसिला है वो रुक गया है और बाकायदा कोई नोटिस भी नहीं लगाया गया, यहाँ पर लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया, कोई प्रेस रिलीज़ भी नहीं इस हवाले से आई। तो बिल्कुल आपकी बात बजाय मियां नवीद के लोगों में यकीनी तौर पर जो है वो तशवीश पैदा होगी। अच्छा, एक और अपडेट जो है वो सामने आ रही है, इसमें कितनी हकीकत है कितनी सच्चाई है, मैं चाहूँगी कि इस हवाले से आप लाजमी हमें अपडेट करें कि पंजाब में जो कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने का सिलसिला है वो तेज़ करने का जो फैसला किया गया है या जो तजवीज़ पेश की गई है यास्मीन राशिद साहिबा की जानिब से कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी, जिस तरीके से पोलियो की वैक्सीनेशन लगवाई जाती है, घर घर पहुंचकर हर फर्द तक वो पहुंचती है, इस हवाले से इस खबर में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा फैसला है अगर हुकूमत ये करना चाहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा हो सके, चूँकि वैक्सीन का स्टॉक तो सेंटर्स पर मौजूद नहीं है। अगर आप घरों में जाके लगाएंगे आपके पास वाफर स्टॉक होना चाहिए। बदकिस्मती से अभी से पंजाब हुकूमत ने अपनी वैक्सीन नहीं खरीदी, जो कि ख़रीदारी का फ़ैसला किया गया था। अभी तक हम अपनी वैक्सीन नहीं खरीद सके। हमें जो मुफ्त मिलती है हम उसके ऊपर जो चला रहे हैं सिस्टम को,
लाहौर अगर पंजाब की बात करें 12 करोड़ आबादी का ज़िला, अगर लाहौर की बात करें तो 1.25 करोड़ आबादी है। तो क्या हम ये कितने सालों में लगाएंगे, ये टारगेट कैसे पूरा करेंगे? ये फैसला अच्छा है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये ऐसा होगा कि हम कोरोना की वैक्सीन घरों में जाकर लगाएं, क्योंकि हमारे पास तो स्टॉक नहीं है, ना अभी हमने ख़रीदी है। हम तो चीन और दीगर ममालिक से जो है वो उसकी तरफ देखते हैं कि हमें को मुफ्त में अगर मिल जाए तो हम लगा देंगे। अभी तक पंजाब हुकूमत की जानब से जो है वो कोई ख़रीदारी नहीं की गई और ना ही फेडरल हुकूमत की जानब से ख़रीद कर इनको दी गई है। तो तकरीबन तमाम ममालिक में ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है और पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल है जो बिल्कुल नीचे है, अपनी ख़रीदारी नहीं कर सका और हम सिर्फ दूसरे ममालिक की तरफ देख रहे हैं। क्या पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत का ये हक, ये एक उनका पब्लिक के लिए क्या उनका ये नहीं बनता कि वो इस पब्लिक के लिए, आम शहरियों के लिए कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की ख़रीदारी करें? ये सुना है, ये खबर हमने दी है कि जी 2 फर्में जो है 3 फर्म जो हैं वो टेंडर में आई है, लेकिन उसके बाद फिर सारी खामोशी हो गई है। तो इस वक्त स्टूडेंट्स, कारोबारी हजरात, उसके अलावा दीगर जितने भी लोग हैं वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। और कल फिर एक और नोखा फैसला कर दिया गया। इससे पहले कहा जा रहा था कि एस्ट्राजेनेका जो है 40 साल से ऊपर अफराद को लगाई जाएगी, लेकिन कल ये फैसला कर दिया गया कि 40 से नीचे लगाई जाएगी। लोगों ने सवाल उठाया कि पहले तिब्बी माहिरीन ये कह रहे थे कि 40 से ऊपर लगानी है, अब यकदम और अचानक ये फैसला क्यों कर लिया? क्या 40 से नीचे लगाने का फैसला क्यों किया गया है? ये तमाम बातों के जवाब महकमा सेहत और बिल्कुल बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है और लोगों के साथ ये बात क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मियां नवीद, आपने हमें जो ये लेटेस्ट खबरें हैं उनके ऊपर आपने अपडेट हमें हमारी ऑडियंस तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब एक लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात ऐसे भाइयों से करवाएंगे जिनकी मिसाल आज के दौर में देखना बहुत ही कम मिलती है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, आई एम श्योर कि आपने भी वो वीडियो देखी होगी और जिस शख्स ने वो वीडियो देखी, जब मैंने भी देखी तो मेरे अंदर भी आपके जो जज्बात हैं वो किस तरह से बढ़ जाते हैं और एक खुशी की जो लहर आप में दौड़ जाती है। आज के दौर में ऐसा सलूक, ऐसा हुस्ने सलूक भाइयों का आपस में देखना, ऐसी क्या मिसाल कायम की गई जनाब, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। और साहिवाल के डोनाल्ड ट्रंप से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले जैसा कि मैं जिक्र करके गई थी एक ऐसे घर का जहां पर सारे भाई आज के दौर में इन 2021 एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। इन सारे भाइयों की बेगमात, उनके बच्चे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। अच्छा, ये कोई आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं जो इकट्ठे रहते हैं और ऐसे तो बहुत सारे घराने हैं हमारे यहाँ, लेकिन जिन भाइयों से मैं आपकी मुलाकात करवाने चाह रही हूँ, इनमें कुर्बानी का जज्बा एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा है कि बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए क्या कर दिखाया ये मैं आपको बताऊंगी तो ज़रूर, लेकिन पहले एक छोटी सी वीडियो देखते हैं जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा हुई। आइए। जनाब ये आप वीडियो देख सकते हैं, अभी आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि आंखों पर हाथ बंधे हुए हैं, एक भाई दूसरे भाई को लेकर आ रहा है गैराज में और लग रहा है सामने कोई सरप्राइज है। क्या है सामने ऐसा? अरे वाह, ये तो 0 मीटर ब्रांड न्यू गाड़ी है और जिसको देखकर बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए, छोटे भाई के सीने से अपने आप को लगा लिया, उसके साथ लपक गए, जज्बाती हो गए दूसरे भाई भी। और बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे मंजर हैं। इस वक्त मुझे भी आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा मैं भी इमोशनल फील कर रही हूँ, मैं भी ज़रा जज्बाती फील कर रही हूँ। और ये जो मोहब्बत का एहसास है, भाई ही एक दूसरे भाई का सहारा होता है, वही एक दूसरे का आसरा होता है, वही मुश्किल वक्त में उसकी छत साबित होता है। अगर बाप नहीं है तो बड़ा भाई ही छोटे भाई के सर पर हाथ रखता है, वही उसका बाप बनकर उसको दिखाता है। ये मोहब्बत का एहसास दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलता। लेकिन हैट्स ऑफ टू माँ बाप की भी तरबियत, जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत
तरबियत इस तरह से की कि उनमें ज़िंदगी के इस हिस्से में पहुंचकर भी इतना इत्तेफाक, इतना हुस्न सलूक है। आई एम श्योर आप भी बहुत जज्बात महसूस कर रहे होंगे और आप भी इमोशनल हो चुके होंगे। अच्छा जी, अब हुआ क्या? अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा पस मंज़र बताती हूँ, थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ। वीडियो तो आपने देखी कि भाई छोटे भाई ने बड़े भाई को सरप्राइज़ दिया, गाड़ी का तोहफ़ा दिया, जिसे देखकर बड़े भाई इमोशनल हो गए। आप सोच रहे होंगे कि अच्छा अब क्या है मज़ीद कहानी में। कहानी में ये है कि भाई 4 भाइयों की कहानी है और जो इनके छोटे भाई जो हैं, एक जो बीच वाले भाई हैं, वो अपना नया घर बना रहे थे। उसके लिए उनको, आपको पता है कि जब भी कोई शख्स घर बनाने का ख्वाब देखता है तो एक बड़ी बड़े ख्वाब होते हैं, बड़ी रकम की भी ज़रूरत होती है, बड़ी माली परेशानियां भी उसके अंदर आती हैं, बड़ी रुकावटें भी आती हैं, बड़ी दिक्कत भी आती है। जब इनको ये सारी दिक्कत महसूस हुई तो किसने इनका हाथ थामा? जनाब, हम मुलाकात करवाएंगे आपकी इन्हीं भाइयों से और इन्हीं से सारी कहानी जानेंगे। फिर ये जो गाड़ी वाली वीडियो है ये भी स्टोरी जानेंगे। जनाब, हमारे पास सबसे पहले मौजूद हैं जाहिद उमर साहब, जो कि सबसे बड़े भाई हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शाहिद उमर साहब। फिर मेरे सीधे हाथ पर राइट साइड पर साजिद उमर साहब मौजूद हैं और आखिर में उनके सबसे छोटे भाई माजिद उमर साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब और जाहिद साहब, वीडियो में आप दोनों को मैंने देखा और गाड़ी के जो गैराज में बच्चे वीडियो बना रहे हैं। अच्छा जी, हुआ क्या? शाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पस मंज़र क्या है ज़रा? ये इतनी खुशी, मतलब तोहफे तहाइफ तो बहन भाई एक दूसरे को देते भी हैं, गाड़ी को तोहफा नो डाउट एक बड़ा तोहफा है, लेकिन बड़े भाई साहब बहुत जज्बाती हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा नबिया और मैं देख रही थी कि जब वीडियो प्ले हो रही थी तो मैंने वही जज्बाती मनाजिर एक बार दोबारा सेट पर भी देखे। आप लोग फिर से अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाए, क्या वजह, इतनी मोहब्बत? मैं थोड़ा सा पहले पस मंज़र आपने पूछा। मैंने तकरीबन एक कंपनी में जॉब करता रहा हूँ कोई 17-18 साल एज ए जनरल मैनेजर। जमा पूंजी थी मेरे पास, तो कुछ दोस्त थे, इनडायरेक्टली मेरे पास है जी आपके पास एक्सपीरियंस है तो हम इन्वेस्ट करते हैं और आप कंपनी बनाएं। मैं उनके झांसे में आ गया, मैंने कंपनी बनाई। मैंने उनकी कंपनी को विद इन 27 मंथ 300% पर ले गया। वो जो पार्टनरशिप डील हुई थी, उनके साथ डील हुई थी, वो उन्होंने जाली बनाई थी मेरे साथ। मैं पार्टनर समझ के बिजनेस कर रहा था, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। अब ये मैं घर बना चुका था, सेकंड हैंड लिया था, तो रेनोवेट करना था। इन बिटवीन हमने रेनोवेशन शुरू की तो मुझे पता चला जी कि मेरे साथ तो धोखा भी हो गया। अच्छा, मेरे उनसे इख्तलाफात हुए तो मैं वहाँ से साइड पे हो गया। अब घर रुक गया, कंस्ट्रक्शन रुक गई उसकी, तो क्योंकि भाई मैंने लिया भी नहीं के लिए था और मेरी नीयत भी ये थी, तो मैं आज डिस्क्लोज़ करूँगा कि मैं अपने 2 भाइयों को गिफ्ट करूँगा। ये बाद में 2-3 साल के बाद, क्योंकि मेरा काम अल्लाह का शुक्र बड़ा अच्छा चल रहा था, तो नीयत ये थी कि मैं अपने भाइयों को गिफ्ट करूँगा। बाद में एक और शिफ्ट लूँगा, अल्लाह ताला मुझे तौफीक देगा, वो मैं दूसरे भाइयों को शिफ्ट करूँगा वहाँ पे। तो ये मेरा प्लान था और है अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले कुछ अरसे में अपने भाइयों के लिए छत का इंतज़ाम करना है। तो अब मैं भी जॉबलेस हो गया। भाई मेरा ऑलरेडी जो थे वो अपना बिजनेस सारा बेच कर पैसे सारे वो घर पे लग गए। इन बिटवीन वो जो मेरे एक्स पार्टनर थे उन्होंने मुझे थ्रेट किया जी कि हमारे पास गारंटी चेक है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं टेंशन में अपने भाइयों को इकट्ठा किया। हमारे घर का एक असूल है कि घर में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम चारों भाई माँ के पास बैठते हैं, दरवाजे हमारे बंद होते हैं, हमारी बेग मात बच्चों को नॉट अलाउड, हम मर्द फैसला करते हैं घर में। और जब हम बैठते हैं, मैंने इनसे रो पड़ा इनके आगे कि यार मेरे साथ ये हो गया, अब वो मुझे थ्रेट है, वो मेरे खिलाफ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब मेरे पास लड़ूं तो भूखा मरता हूँ, तो अगर मैं अपना सारा कुछ दे देता हूँ तो मुझे अपने पे और आपके भरोसे पर ये यकीन है कि मैं कुछ कर लूँगा। अब मैं भी जॉबलेस, मेरे भाई भी बिजनेसलेस, ये दोनों साहब रोजगार थे। इन दोनों ने कहा यार भाई देखें, हम शुरू से इकट्ठे रह रहे हैं और जब भी एक बंदा जॉबलेस होता है तो बाकी 3 उसका बर्डन डिवाइड करते हैं, उसका हाथ बन जाते हैं, बाजू बन जाते हैं। तो ये दोनों भाई आगे आए, इन्होंने जिम्मेदारी उठाई
और ये छोटे हैं दोनों आपसे? 2 नंबर, ये एक तीसरे नंबर पे, वो चौथे नंबर पे, सबसे छोटा है वो तो हमारा बेटों की तरह पाला उसको। तो एक वक्त ये आया कि मेरे पास ना बाइक थी, ना मतलब पैसे नहीं थे मेरे पास, और मेरे बड़े भाई के पास भी नहीं थे। अब जिम्मेदारी थी मेरी कि यार मैंने, मेरी वजह से ये भी जॉबलेस हो गई, बिजनेस सारा बिक गया, हिम्मत नहीं आ रही। यानी कि ये बड़ा मुश्किल टाइम एक बहुत फैमिली मुश्किल पर टाइम मैंने, और फिर वो जो खुशी का लम्हा आया वो भी, उस पर भी जाएंगे हम। हाँ। अल्लाह ताला ने मुझे 2 साल में वो मुकाम दे दिया कि वो मैं समझता हूँ कि मेरी माँ की दुआएं, मेरे भाई, मेरे और इन 2 सालों में आपके भाई आपका बाजू बने रहे। जी। और हमारी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने 16 में उम्रे पे जाना था, तो मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। पासपोर्ट इन्हीं लोगों के साथ जो नए पार्टनर्स थे ना, तो मेरी कोई बातचीत हो रही थी, तो मैंने इसको बुलाया, मैं कहा यार तेरा पासपोर्ट है? तो कहता जी है। मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू मेरी माँ को लेकर जाके ना उम्रा करवा ले। ये भाई आपका प्लान था तो आप क्यों नहीं जा रहे? मैं कहा अच्छा एक बात और सुन, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, ये सारे गवाह हैं, जब तक मेरे सारे बहन भाई उम्रा नहीं ना करेंगे मैं नहीं करूँ। मैंने पहले इसको कराया, फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को कराया, फिर वो मेरे साथ ये सिस्टम हो गया। मगर अब अल्लाह ताला ने मुझे काबिल किया। अब टेंशन थी इनकी, अब मैं मशवरा कर रहा हूँ दोस्तों से, यार इन्होंने आपका साथ कैसे निभाया उस मुश्किल टाइम में? इन्होंने कैसे अपना सारा बिजनेस बेचा, बेचकर मुझे दे दिया जो मैंने घर में लगाया। अपना सब कुछ उन्होंने, कारोबार अपना सब कुछ बेच दिया। बिजनेस था और गाड़ियां थी इनके पास माशाल्लाह, 3 गाड़ियां थी, मजदे जो होते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं, वो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। तो इन्होंने वो सारा बेचकर आपके हाथ में थमा दिया, मेरे हाथ में दे दिया, और फिर आपने उससे एक नया स्टार्ट लिया। नहीं, नो, उस घर पे कंस्ट्रक्शन के ऊपर वो लगा पैसा, वहां पे लगा जहां पे आप स्टक थे। जी, वो घर जो फराड वाले में काम में चले गया, ताकि आपका काम ना रुके। जी, अब घर भी नहीं है हमारे पास। अब मैं बिजनेस दोबारा स्टार्ट किया, दोस्तों ने सपोर्ट की, अल्लाह ने इज्जत दी, 2 साल में मैंने वो मुकाम हासिल किया। अब मेरे ये 2 साल की स्ट्रगल जो है वो एक साइड पे है, और मेरी 20 साल की स्ट्रगल एक साइड पे। जाहिद साहब, बड़ा आप बड़े भाई हैं और आपने वाकई बड़प्पन का मुजाहिरा किया। आपने बताया कि अगर बाप नहीं तो क्या हुआ, आपने हाथ छोटे भाई के सर पे रखा, लेकिन एक बड़ा फैसला था। आपकी बीवी, बच्चे, जाहिर सी बात है उनका भी हक होता है, उनका भी एक फ़ैसला होता है, लेकिन उसके बावजूद आपने इतना बड़ा फ़ैसला लिया, अपना सारा कारोबार समेट के अपने भाई के हाथ में पकड़ा दिया। ऐसा है कि जी भाई जो है ना, भाई ये नहीं मिलते। बीवी आपने देखा लोगों ने 2 की हैं, 3 की हैं, 4 की हैं, भाई दोबारा नहीं मिलते। ये हमारे वालिदैन ने हमारे ज़हन में एक बात बिठाई है कि औलाद जो है ना, औलाद वो अपनी जगह पे, बहन भाई अपनी जगह पे। शाहिद साहब, आप संभालें अपने आप को। शाहिद साहब, आप खुशकिस्मत हैं, आप तो खुशकिस्मत हैं कि आपके पास इतने इस तरह के भाई मौजूद हैं जो इस चीज़ का एहसास रखते हैं, जो आपका सहारा है, आसरा है, बाजू है, मोहब्बत है, इसार है, हर चीज़ है। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या एहसास कर रहे हैं? सॉरी, जो इन्होंने मेरे लिए 1 साल में किया है, जितना सफ़र मैं उसका बदला नहीं दे सकता। कुछ नहीं किया था ही कुछ नहीं। जाहिद साहब, अभी सारे आप देख रहे हैं कि ये सब इमोशनल हो चुके हैं। साजिद साहब, आपने सब कुछ देखा घर में इस तरह से खूबसूरत जज्बात, जो कि आज के दौर में ऐसा नहीं होता, ऐसी मिसाल कम ही मिलती है ऐसे भाइयों की। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जब इंसान मुश्किल में आता है तो यही जो एक कहते ना कि किसी का जोर से आपको पकड़ लेना, जकड़ लेना, हक कर लेना, सीने से लगा देना, चाहे किसी के पास कुछ भी ना हो, लेकिन ये मोहब्बत का कि मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, मैं हूँ तेरे साथ मुश्किल में, ये जुमला ही मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होता है।
बेशक। जो मैं वही क्या बात कर रहा था कि जो इन्होंने 1 साल बगैर बिजनेस के इन्होंने गुजारा, बेशक हम भाइयों ने वो जिम्मेदारी ली थी, पॉकेट मनी, घर का एक्सपेंस, जो हर चीज़ थी हम डिवाइड कर रहे थे। तो मैंने मतलब जब अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी तो मैं ये सोच रहा था कि यार इनको बिजनेस तो करवाना ही करवाना है, उसकी रिप्लेसमेंट तो है ही है। अब इनको एक ऐसा गिफ्ट किया जाए कि जो इनकी वो एक 5-6 महीने साल की जो टेंशन थी वो एकदम रिलीफ मिले, उसको रिलीफ, रेस्क्यू करना था। तो मैंने पहले दोस्तों से प्लान किया, मैंने कहा यार मैं अभी थोड़े पैसे हैं मेरे पास, तो मैं कोई आल्टो ले लेता हूँ। शाहिद साहब, आगे क्या हुआ? आपने कैसे जो है वो एहसान तो कोई किसी का चुका सकता नहीं है, ठीक है, जो मुश्किल में किसी के काम आता है उसका एहसान नहीं हम चुका सकते, लेकिन हम वो एहसास करके वो बता सकते हैं कि भाई मुझे तुम्हारा एहसास है, आपने ऐसा जो किया। और जो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है उस पर भी ज़रा बात करेंगे, जिक्र करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। में आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक से पहले कुछ जज्बाती मनाजर आप लोगों ने भी देखे और मेरी आंखों ने भी शायद बहुत अरसे के बाद देखे। उस माँ की तरबियत को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इन बच्चों की जवानी तक ऐसी तरबियत की कि इनमें आपस में इतना इत्तफाक है। मुझे बताइएगा जाहिद साहब, बचपन आप लोगों का कैसा गुजरा था? ऐसे ही इत्तफाक रहा? अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह। वालिदा की क्या बातें थी जो आप चारों ने अब बांध के रखी अपने आप से? बस लड़ना नहीं है, आपस में प्यार से रहना है। तो वही चीजें आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में हैं। अगर किसी टाइम कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है उसको बैठ के हम सॉल्व कर लेते हैं। मुझे ये बताएगा कि जब आप ये इतना बड़ा फैसला ले रहे थे, और एक जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि बड़ा फैसला है, लोग 10 बार सोचते हैं अपनी जमा पूंजी देते हुए, किसी को बताते हुए भी, आपकी जो फैमिली थी, आपकी जो वाइफ, आपके बच्चे, उन्होंने आपको सपोर्ट किया उस फैमिली में, या कोई खौफ रहा कि नहीं क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे आजकल के जो हालात हैं इस तरह से? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं जी। उन्होंने मुझे कहा कि जल्दी करें। अच्छा, यानी कि उनका भी पूरा सपोर्ट रहा आपके साथ? मेरे बच्चे जो है ना वो मुझे कहते थे पापा आप लेट कर रहे हैं। मतलब एक चीज आप मार्केट में सेल करने जाते हैं तो उसमें कोई टाइम थोड़ा सा लगता है, तो वो बच्चे कहते पापा आप लेट कर रहे हैं, जल्दी करें। साजिद साहब और माजिद जी, आप घर में ये सारी मोहब्बत की कहानी देख रहे हैं, 2 भाइयों का इत्तेफाक, हुस्न सलूक, प्यार, कुर्बानी भी देख रहे हैं, क्या जज्बात थे आपकी उस टाइम? बस जी यही था कि इन्होंने हमेशा में बाप की तरह रखा है, शाहिद भाई ने, जाहिद भाई ने। अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि मैं थोड़ा सा ना हार्ट का पेशेंट भी हूँ, तो मेरी बाइक में भी ना थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती थी। तो एक दिन ये इन्होंने देखा कि सुबह के टाइम में, क्योंकि सरकारी मुलाजिम हूँ, जिना हॉस्पिटल में होता हूँ, तो इन्होंने देखा कि यार इसकी बाइक जो है ना तंग कर रही है इसको। तो मैं रूटीन मैटर में ड्यूटी से आया हूँ, दोस्तों की तरफ चला गया, इनका मुझे फ़ोन आया, कहते किधर है? मैंने कहा भाई मैं बस आ रहा हूँ। कहते यार जल्दी आ जरा। मैंने कहा शायद कहीं जाना है जो बुला रहे हैं। तो मैं इसी तरह दोस्तों से मैंने एक्सक्यूज़ किया, मैंने कहा यार बड़े भाई का ऑर्डर है, मैं तरफ जा रहा हूँ। कहते ठीक है यार। मैं घर आया हूँ तो इसी तरह गैरेज में से मैं गुजर के अंदर चला गया, मैं क्योंकि जल्दी में था, भाई ने बुलाया था। मैं तो मैंने गैरेज में गौर नहीं किया, तो मुझे ना इतनी देर में बाहर ना मोटरसाइकिल का हारन हुआ, तो मैं बाहर आया। तो अच्छा मैंने फिर नहीं गौर किया कि मेरे इर्द गिर्द सारे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं। तो पीछे से आके इन्होंने, छोटे भाई ने और जाहिद भाई ने मुझे पकड़ा, क्योंकि ये तो बाहर खड़े थे। कहते यार ये तेरे लिए ना मैंने नया 125 लिया। तो उस वक्त भी जो जज्बात थे वो स्पीचलेस हो जाता है। तो हमेशा किसी चीज़ की भी हम बड़े भाई हैं, हम इनसे हक से लेते हैं। हमारे भतीजे भी हैं, वो भी ये नहीं समझते कि मेरा फादर है तो मैं, या मेरे चाचा हैं, मैं इनसे कोई चीज़ या पैसे मांगूं या कोई चीज़ मांगूं तो मैं शर्मिंदा नहीं। वो हम हमारे माँ बाप की और हमारी बच्चों को ट्रेनिंग है कि हमारे ऊपर उनका हक है। अगर उनके फादर के पास कोई चीज़ नहीं है तो बेटा अगर आपके चाचा के पास है तो हक से लो, कि आप दें, जैसे कोई अपने, समझो अपने बाप से मांग रहे हो, इसमें शर्मिंदगी नहीं है। तो यही चीज़ें हैं। हमारे वालिद को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। उन्होंने भी अपने छोटे भाइयों की परवरिश की इसी तरह की, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। वही सिलसिला जो है फिर आगे हमारी वालदा ने, जब हमारी वालदा की शादी हुई
उस वक्त हमारे चाचा छोटे छोटे थे, यानी कि मेरी वालदा ने कई 2-3 चाचा को तो स्कूल गोइंग एज में आके ज्वाइन किया ना, उनको भेजा स्कूल, उनकी ट्रेनिंग की, उनको पढ़ाया। हम क्योंकि वो देखते आ रहे थे तो अल्लाह ताला ने वही जज्बा हम में भी पैदा किया। माजिद जी, ये जो सारा आप सब में जो मोहब्बत है, ये जो एहसास है, इसका अगर मैं कहूँ सारा क्रेडिट आपकी वालिदा को जाता है तो ये कहना गलत ना होगा? बेशक, जिसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है कि माँ की तरबियत से ही तो इंसान बनता है, आगे तरक्की करता है। लेकिन हमारी लाइफ में पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेज आए। जैसे साजिद भाई ने बताया कि इनको बाइक का सरप्राइज मिला, जाहिद भाई को गाड़ी का सरप्राइज मिला, तो इस ना कुछ हमारी फैमिली में कुछ ना कुछ चलता रहता है। हमारी फैमिली में कभी अप हो गया, कभी डाउन हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात, सब ब्रेक पे जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आप हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनन आपकी वालिदा ने भी बहुत कुर्बानियां इसमें दी होंगी, बड़ा साथ रहा होगा। ब्रेक से वापस आने के बाद इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। हेडलाइन ब्रेक है जनाब, साथ रहिएगा।